हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर ये 7 कर रहे हैं हम लोग। टेस्ट नंबर 7 जीएस वर्ल्ड का, यूपीपीसीएस आरओ के लिए और यूपीपीसीएस प्री के लिए। टेस्ट नंबर 7 का पार्ट 1 कर चुके थे हम लोग, जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूज़न लगा करे या फिर आपको लगे कि मैंने गलत बता दिया, तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया कीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया करूँगा। चलिए 26 देखिए, यहाँ पे पूछा है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। खोपड़ी यानी स्कल। इंसान की गर्दन के ऊपर जितना हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को स्कल बोला जाता है। सिर्फ इतने हिस्से को मत समझिएगा, ठीक है। ये जो टॉप पोर्शन होता है, इस चीज़ को बोलते हैं क्रेनियम, जिसे हिंदी में बोलते हैं कपाल। ऊपरी वाले हिस्से को कपाल बोला जाता है और पूरे हिस्से को स्कल बोला जाता है। इसी पूरे हिस्से में या फिर स्कल में कपाल की हड्डियाँ होती हैं, फेस की हड्डियाँ होती हैं और ईयर की हड्डियाँ होती हैं, नाक की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, नोज़ की हड्डियाँ होती हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल हड्डियाँ पूछी गई हैं, स्कल में कितनी होती हैं। टोटल हड्डियाँ जो स्कल में होती हैं, खोपड़ी में होती हैं, वो होती हैं 28। इन 28 हड्डियों में जो कपाल की हड्डियाँ होती हैं या फिर क्रेनियम की हड्डियाँ होती हैं, ये 8 होती हैं। ये 8 इंपॉर्टेंट है। और ये जो फेस का कंकाल होता है, चेहरे का कंकाल होता है, इसमें 14 हड्डियाँ होती हैं। अब रिमेनिंग कितनी बची? 6 हड्डियाँ और बची। 6 हड्डियाँ यहाँ से हो जाती हैं। इसको फिगर में देखिए क्लियर हो जाएगा। ये जो 8 हड्डियाँ हैं, इनको हम लोगों को जानना है। देखिए आपको ये क्रेनियम की 8 हड्डियाँ दिख रही हैं, ये कपाल है। ये जो कलर्ड पोर्शन दिख रहा है, ये कपाल है। अब इसको याद तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसकी एक कोडिंग है छोटी सी, पेस्ट ऑफ से याद रखें। पी से पेरिटल हो जाता है, ई से जो है, ई से एथमोइड हो जाता है, एस से स्फेनोइड हो जाता है, टी से आप यहाँ पर देख सकते हैं टेम्पोरल, ओ से ओसिपिटल और एफ से फ्रंटल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। चलिए 27 देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये जो मैंने क्रेनियम लिख दिया यहाँ पे, ये क्रेनियल है, एम नहीं होता है, एल होता है। गलती से यार एम लिख दिया, इतनी अच्छी भी अंग्रेजी नहीं है ना, क्या किया जाए। 27 में पूछा है मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है। मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड, और श्यानता यानी खून का गाढ़ापन। गाढ़ापन, इसको दूसरी भाषा में आप लोग थिकनेस समझ लीजिए, थिकनेस। जो भी लिक्विड जितना गाढ़ा होता है, उसकी श्यानता ज़्यादा होती है, और जो लिक्विड बहुत पतला रहता है, उसकी श्यानता बहुत कम होती है। गाढ़ेपन को विस्कसनेस भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड विस्कस है या फिर नॉन विस्कस है। ब्लड में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? आरबीसी पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं, और प्लेटलेट्स रहती हैं, है ना, प्लेटलेट्स रहती हैं। मेजरली हिस्सा किसका है? आरबीसी का। आरबीसी का मेजर हिस्सा है। खून कितना गाढ़ा है या फिर कितना पतला है, ये आरबीसी डिसाइड करता है, ठीक है। आरबीसी में जो प्रोटीन होता है, ये डिसाइड करता है। और ये प्रोटीन कौन सा होता है? इस प्रोटीन का आपको नाम याद रखना है। इस प्रोटीन का नाम है हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये प्रोटीन डिसाइड करता है कि खून कितना पतला होगा या फिर कितना गाढ़ा होगा। गाढ़ेपन में डब्ल्यूबीसी का कोई रोल नहीं होता, प्लेटलेट्स का कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? रक्त में प्रोटीन हीमोटोक्रिट के कारण, जो आरबीसी में होता है। 28 में पूछा है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? विटामिन बी12। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइनोकोबाल एमीन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है, पहले इसको देख लेते हैं। इन शॉर्ट जल्दी कर लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूँगा। विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी होती है। विटामिन बी1 से बेरी बेरी होता है ना। विटामिन बी3 से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी6 एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है एनीमिया। विटामिन सी आसान है, स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स पढ़ते रहते हैं हम लोग, रिकेट्स। विटामिन ई, विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्टिलिटी लूज़ कर देता है, फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है। और अगर विटामिन के की कमी हो गई तो आपकी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड आपका जमेगा नहीं, खून बहता ही रहेगा, यानी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब जल्दी से केमिकल नेम देख लीजिए। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन बी1 थाइमीन। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन बी3 को नियासिन बोलते हैं। विटामिन बी6
पायरोडैक्सिन, इसको हम लोग पहले कर भी चुके हैं एक बार। विटामिन B7 भी देखा था हम लोगों ने, विटामिन B7 बायोटिन, और विटामिन B9 भी देखा था, विटामिन B9 फॉलिक एसिड बोलते हैं, फॉलिक एसिड। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और विटामिन D क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन E बहुत इंपॉर्टेंट है, टोकोफेरॉल, और विटामिन K भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइलोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है, फाइलोक्विनोन। और B बार आपने देख ही लिया, साइनोकोबालामीन। कर लेंगे। चलिए 29 देखिए। 29 में यहाँ पे क्या है, कथन कारण का क्वेश्चन है। सेट कर लूँ पहले इसको, आप लोग रोटेशन पर देखना यार, ठीक है, नहीं तो फॉन्ट बहुत छोटा दिख रहा होगा, वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाएगा आप लोगों का देखने में। यहाँ कथन में लिखा है, मानव में संतान का सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, लिंग निर्धारण होता है, में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख भूमिका होती है। तो ये तो वहाँ गलत है, यहाँ पे जो भूमिका होती है वो मेल की होती है, पुरुष की होती है, ना कि स्त्रियों की। कारण में लिखा है, फीमेल्स में 2X गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसे XY बोला जाता है, और जो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसे XX बोला जाता है। ये वही लिखा हुआ है, तो ये सही लिखा हुआ है। और फर्टिलाइजेशन के बाद या फिर निषेचन के बाद अगर XX क्रोमोसोम बनता है तो ये गर्ल को डिसाइड करता है, और XY अगर बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी जाइगोट XX से बन रहा है तो गर्ल है, और जाइगोट अगर XY से बन रहा है तो बॉय है। तो यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा, कारण सही है। कारण सही है तो D ऑप्शन हो जाएगा, है ना, D ऑप्शन सही है। चलिए 30 देखिए। DNA फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था। DNA से ये अपराध हल किया गया था 1983 में, 1983 में। आपके ब्लड से DNA का पता चल सकता है, आपके हेयर से, आपके बालों से पता चल सकता है DNA का, आपकी जो सलाइवा होता है, आपकी जो लार होती है, या फिर आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी सेल हो, इन सभी से DNA का पता चल सकता है। तो अच्छा खासा यूज होने लगा है DNA टेक्नोलॉजी का, DNA फिंगर प्रिंटिंग का क्रिमिनोलॉजी में। और जो फॉरेंसिक साइंस है वो तो पूरी टिकी हुई है इसी पे। चलिए 31 देखिए। 31 में पूछा है यहाँ पे, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नांकित शहरों को उत्तर से दक्षिण में लगाइए। इसको तो आपको मैप से देखना पड़ेगा तब क्लियर होगा, यहाँ पे मेरे टिक लगाने से तो कुछ होगा नहीं। तो मैं यहाँ पे मैप लगा दूंगा, उसको साथ में देखते रहना, मैं यहाँ पे डिक्टेट कर दे रहा हूँ। जंजीरा जो है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में है। रायगढ़ की स्थिति सिंधुदुर्ग से ऊपर है, यानी नॉर्थ में है, तो जंजीरा के साउथ में सिंधुदुर्ग हो जाएगा, ठीक है। कन्नूर ये केरल में है, और नागरकोइल ये तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में, ये केरल में है, ये महाराष्ट्र में, और ये भी महाराष्ट्र में। तो नॉर्थ से साउथ का जो सीक्वेंस बना वो A ऑप्शन से बन रहा है। आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप याद आ रहा होगा, है ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे एक आइलैंड है जो बड़ा फेमस है लॉन्ग के लिए। लॉन्ग यानी ये LONG, लॉन्ग मतलब लंबा नहीं, ये वाला लॉन्ग। इस लॉन्ग की हमें स्पेलिंग नहीं आती है तो ऐसा लिख दिया। और ये जो द्वीप फेमस है लॉन्ग के लिए, इसका नाम मिलता जुलता है इस नाम से, जंजीरा से। उसका नाम बताइएगा कमेंट करके। और इसको पूछा भी गया है कई बार, है ना, इस आइलैंड को। मैंने आपको लोकेशन बता दी है, नाम आप लोग बताना। चलिए 32 देखिए। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर इंडिया जो है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। गोदावरी हो जाएगी। इसको साउथ गंगा भी बोलते हैं, है ना, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, कृष्णा की है 1400, महानदी की है 858, और गोदावरी की है 1465। तो यही सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। पिछले टेस्ट में मैंने आपको गोदावरी की ट्रिब्यूटरी के बारे में बताया था, सहायक नदियों के बारे में बताया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे फिर से रिवाइज कीजिए। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है। चलिए 33 करना है। 33 ये मैचिंग का क्वेश्चन है। क्षेत्र है और स्थानांतरित खेती है, यानी शिफ्टिंग फार्मिंग है। इनके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग क्षेत्र में वही नाम पूछा है। वैसे इसको हम लोग झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, लेकिन झूम एक पर्टिकुलर नेम है एक पर्टिकुलर रीजन का। यहाँ पे स्थानांतरित लिखा है, जो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। पहले एक जगह खेती होती थी, फिर दूसरी जगह पे होने लगी, इसी को शिफ्टिंग बोल रहे हैं। ये जो खेती है ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में होती है, ठीक है। ट्राइबल्स इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जो जनजातियाँ होती हैं। एक जगह की जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, उर्वरता ख़त्म हो जाती है, तो ये दूसरे स्थान को चुनते हैं,
और वो स्थान नॉर्मली ट्राइबल्स रहते कहाँ हैं? जंगलों में रहते हैं, तो फिर जंगल को साफ करते हैं, फिर यहीं पे ये खेती करते हैं। जब इसकी स्थिति आ जाती है नॉन फर्टिलिटी की, तो ये फिर तीसरा स्थान चुन लेते हैं। अब इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पश्चिमी घाट में क्या बोला जाता है? पश्चिमी घाट में इसको बोला जाता है कुमारी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुमारी। यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचने में कन्फ्यूजन होता है देखने में, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। दूसरा है उत्तर पूर्वी भारत, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं। असम में हम लोग पढ़ते हैं झूम खेती होती है, तो ये यहाँ पे झूम खेती हो गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोला जाता है डाहिया। डाहिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि एक बार में याद होने वाला नहीं है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो रीजन है, यहाँ पे बालतारे बोला जाता है। ठीक है, तो इसको देख लेना और ये सब मिला लेना। नेक्स्ट कीजिए। सबसे आसान हमें कोरबा दिख रहा है ना। कोरबा में क्या है? एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, और थर्मल है, यहाँ पे थर्मल लिखा हुआ है, तो कैसे चलेगा ये? ऑपरेट कैसे होगा? कोयले से होगा, पवन से तो नहीं होगा ना, विंड से नहीं होगा, तो यही गलत हो जाएगा। कोरबा है कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गलत पूछा था। कल्पक्कम जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। झाकरी ये जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, ठीक है, जल विद्युत है। और पतात्रू ये थर्मल है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो आपको यही लगाना है, कोरबा, छत्तीसगढ़। यहाँ पे बाकी लोकेशन जानना भी ज़रूरी है। कल्पक्कम ये टाउन है तमिलनाडु का, तमिलनाडु में है कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। झाकरी इसका पूरा नाम क्या है? नाथपा झाकरी पढ़ते हैं हम लोग, है ना, नाथपा झाकरी, बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। ये है हिमाचल प्रदेश में। और पतात्रू में जो थर्मल पावर प्लांट है ये है झारखंड में, झारखंड। 35 देखिए, वेस्टर्न घाट के बारे में पूछा है, पश्चिमी घाट के संबंध में बताइए। यह एक फॉल्ट माउंटेन है, बिल्कुल करेक्ट है, फॉल्ट माउंटेन है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसको आप प्रूव कैसे कर सकते हो? आप गोदावरी देखते हैं, आप कावेरी देख रहे हो, आप कृष्णा देख रहे हो, इन सभी नदियों की जो फ्लो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। और ड्रेन कहाँ पे करती हैं? बीओबी में, बी ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इसका ढलान आपको क्या समझ में आ रहा? पश्चिम से पूरब की तरफ, तभी ये नदियाँ पूरब की तरफ बह रही हैं। नदियों को ड्राइव करने का एक ही फोर्स है, वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी ढलान। एक जगह से दूसरी जगह पानी जा रहा है, ये किस वजह से जा रहा है? ढलान के वजह से जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से जा रहा है। ढलान अगर नहीं होगी तो पानी फ्लो नहीं करेगा। तो ये तो पूरी प्रायद्वीपीय भारत की बात होगी। अगर हम सिर्फ बात करें वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट की आप लोकेशन जान रहे हैं, ये स्थिति है वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट का जो पूर्वी ढलान है, ये इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ये जो ढलान है वो पठार की तरह है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इस जोन को हम लोग शैडो जोन के नाम से भी जानते हैं, शैडो जोन, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ये बारिश किस मानसून से नहीं होती है? जो साउथ वेस्ट का मानसून आता है, इस वजह से। जब रिट्रीट होता है मानसून, यानी जब वापस होता है मानसून, उस मानसून से बारिश होती है इस शैडो जोन में। लेकिन ये जो शुरुआती मानसून है, इसके वजह से पूर्वी ढाल पर बारिश नहीं होती है। बारिश कब होगी? जब मानसून वापस आएगा। इसका उत्तरी खंड बेसाल्ट से आच्छादित है। उत्तरी खंड यानी ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, ये सही है, बेसाल्ट से आच्छादित है। बेसाल्ट किस तरह की रॉक्स होती हैं? इनको हम लोग पढ़े हैं रॉक साइकिल में, बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। चलिए 36 देखिए। 36 कथन कारण। कथन में लिखा है भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग इंडलैंड वाटरवेज का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल करेक्ट है। हर जगह तो नहीं बना सकते ना, हर जगह बारिश नहीं है भारत में, हर जगह भी नहीं है और हर समय पे भी नहीं है। मानसून वाला देश है हमारा। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। ठीक है, यहाँ पे कथन सही है, कारण भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये सही हो जाएगा। अगर वाटर वेज से आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उस वाटर बॉडी में पानी होना चाहिए ना। पानी ही नहीं रहेगा अगर नदियों में, तो जहाज़ कहाँ पे चलाओगे? नेक्स्ट कीजिए 37 ने पूछा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? देखिए, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है।
जो सर्वप्रथम मानसून आता है भारत में उसे कौन सा मानसून बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं। केरल के तट से स्टार्ट होता है जून के मंथ में और लगभग 1 महीने में पूरे भारत में विस्तारित हो जाता है। मानसून का मतलब है ये नमी वाली हवाएं जो आ रही हैं ये एंटर करती हैं केरल के तट पर। बट यहाँ पे आपने एक ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ के रखा है, ये बहुत बड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून की एक शाखा यहाँ से फ्लो कर जाती है, यानी पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी क्षेत्र है, और दूसरी शाखा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी होते हुए नॉर्थ इंडिया में एंटर करती है। लेकिन आगे आप यहाँ पे फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, यहाँ पे अरावली माउंटेन है, अरावली माउंटेन, और यहाँ पे विंध्यान रेंज और सतपुड़ा रेंज। तो ये जो पहली वाली शाखा थी इसके भी 2 हिस्से बढ़ जाते हैं, 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा यहाँ पे एंटर कर जाती है विंध्यान और सतपुड़ा रेंज के बीच में, और दूसरी शाखा यहाँ पे अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में। इसीलिए अरावली माउंटेन का जो पूर्वी हिस्सा है, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। और पश्चिमी घाट का ये जो पूर्वी हिस्सा है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको शैडो जोन बोलते हैं। फुल स्क्रीन पर देखना, नहीं तो कुछ दिखेगा नहीं, लगेगा क्या गौचा गौची कर रहा है। तो आप इतनी बातों से इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। पश्चिमी घाट ये अफेक्टेड है, बारिश हो रही है, भले ही पश्चिमी भाग में हो रही है लेकिन हो रही है। मध्य प्रदेश में बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून से, डेक्कन पठार में हो ही रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है ये रह जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 38 देखिए, भारत में सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे है? ये हम लोग दार्जिलिंग पढ़ते हैं ना, दार्जिलिंग कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है, और उस जगह का नाम है सिद्राबाद। फैक्चुअल क्वेश्चन था। 39 देखिए, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? वैसे ये जो हरी खाद वाली फसलें होती हैं इनको तभी लगाते हैं, इनका जो मेन पर्पज होता है वो भूमि में उर्वरता को वापस लाना होता है, क्योंकि ये फसलें भूमि में नाइट्रोजन की सप्लाई करती हैं। यहाँ पे पूछा है किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पे सभी का परसेंटेज तो याद नहीं रखना है, एक मोटा मोटा फिगर आप लोग ध्यान रखें। लोबिया जो है इसको बोड़ा भी बोलते हैं, लोबिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। हम लोग कई प्रश्नों में नाइट्रोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन पढ़ चुके हैं, याद आ रहा, जिसमें बैक्टीरिया रोल अदा करते हैं। एजोटोबैक्टर हम लोग पढ़ते हैं, माइकोरेजिया पढ़ते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि जो एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है वो अपने आप में राजा बैक्टीरिया है, क्योंकि उस बैक्टीरिया को नाइट्रोजेनेसिस करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो माइकोरेजिया है वो सिम्बायोसिस रिलेशन में ही नाइट्रोजेनेसिस कर पाता है। तो जो अपने आप अकेले कर रहा है वो राजा है, ठीक है। चलिए 40 देखिए, 40 में पूछा है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज ऑफ कॉपर। स्टोरेज पूछा है, यहाँ पे भंडारण पूछा है। भंडार के मामले में हम लोग राजस्थान को जानते हैं, राजस्थान में तो कॉपर की खानें भी है ना, जिसमें से एक खान हम लोग पढ़ते हैं, एक माइन पढ़ते हैं, खेतड़ी की खान, है ना, खेतड़ी। ये किसके लिए जानी जाती है? ये स्टोरेज के लिए जानी जाती है कॉपर के, यानी ये माइन कॉपर के रिजर्व के लिए जानी जाती है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश प्रथम है, ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश फर्स्ट है प्रोडक्शन में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और राजस्थान फर्स्ट है स्टोरेज में या फिर रिजर्व में। क्लियर है? जो राजस्थान का खेतड़ी नगर है, इस नगर को ही कॉपर बोला जाता है, इस नगर को ही कॉपर बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना, पूछ लेगा कभी फैक्ट में, किस नगर को कॉपर के नाम से भी जाना जाता है, तो खेतड़ी नगर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए 41 देखिए, 41 में देश से उनका नगर मैच कराना है, तो आसान सा क्वेश्चन है। बार्सिलोना सबसे आसान दिख रहा है यहाँ पे, स्पेन लगा दीजिए। टोरंटो कहाँ पे है? ये कनाडा हो जाएगा। और न्यूजीलैंड का जो शहर है वो ऑकलैंड है, और श्रीलंका का नगर कैंडी है। राफेल नडाल साहब का नाम तो हम लोग सब जानते हैं, ये कहाँ के हैं, किस देश के हैं? स्पेन के ही है ना, ये स्पेन के हैं। यहाँ पे 2 3 4 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ए का 2 है ना, ए का 2 और बी का 3, बी ऑप्शन सही है। चलिए 42 देखिए, 42 ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पढ़िए जब तक पढ़िए। यहाँ पे कथन में लिखा है विषुवतीय रेखीय प्रदेश का जो एनवायरनमेंट है वो पौधों के लिए अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं है। ये बात ये किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल हमेशा होती रहती है, टेम्परेचर का वेरिएशन कम रहता है, साल भर हमेशा लगभग एक जैसा टेम्परेचर बना रहता है,
और इसके बाद अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, रेनफॉल भी होगी, तो हवा में नमी रहेगी, यानी मॉइस्चर रहेगी। और मॉइस्चर क्या करता है? मॉइस्चर बहुत तकलीफ़ देता है ना। तकलीफ़ किस बात की? क्योंकि बॉडी से पसीना नहीं निकल पाता, और गर्मी रहेगी और पसीना नहीं निकलेगा तो क्या होगा? आप भयंकर उमस फील करेंगे, और उमस कष्टकारी होता है। लेकिन यही सब चीज़ें प्लांट्स के लिए बहुत फेवरेबल है। रेनफॉल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इंसान रहते नहीं हैं। इस जोन में इंसान अच्छा खासा रहता है, अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है। और जिस जोन की बात कर रहे हैं, ये आप इक्वेटर देख रहे हैं। इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर ले लीजिए और 5 डिग्री नीचे ले लीजिए, यानी 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। ये वाला जो जोन है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन नहीं रहता है, टेम्परेचर का अंतराल नहीं है। तो आप 5 डिग्री के ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। 23.5 हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। यहाँ पे इस जोन में अच्छा खासा टेम्परेचर डिफरेंस दिखने लगता है। ठीक है, कर लेंगे। कारण में वही लिखा है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापमांतर जो है वो बहुत कम है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43 देखिए, 43 में यहाँ पे सुमेल करना है। स्वेट वैली जो है ये पाकिस्तान में है। अच्छा क्वेश्चन है। लायर घाटी, लायर घाटी ये फ्रांस में है। किंग वैली, किंग वैली ये ऑस्ट्रेलिया में है। तीनों को याद रखना अगर कभी पढ़े नहीं हो तो। प्लीजेंट जो वैली है, प्लीजेंट, ये इटली में नहीं है, ये यूएसए में है। यूएसए में, गलत बताना था, ये सही है। चलिए 44 में यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज बताइए, क्रियाशील ज्वालामुखी कौन है? सबसे पहले तो ये बताइए कि है कहाँ कहाँ पे। एटना कहाँ पे है? इटली में है। और कोटोपैक्सी कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। अगर कंट्री जानना चाहेंगे तो कंट्री होती है इक्वाडोर। ठीक है। विसुवियस ये भी इटली में है। और किलिमंजारो ये तंजानिया में है, ये तंजानिया में है। और इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो वोल्केनो है ये डोरमेंट है ना। डोरमेंट है, निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा, चौथा निकाल दीजिए। बाकी एटना एक्टिव है, कोटोपैक्सी एक्टिव है, विसुवियस एक्टिव है। विसुवियस की जो स्थिति है इटली में, वो नेपल्स में है, नेपल्स में। ये नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में जानते हैं ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हैं। एजुकेशन में रिसर्च के लिए जाना जाता है, लिटरेचर के लिए जाना जाता है नेपल्स। बड़े बड़े फिलोसोफर के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से चौथा हटा दीजिए, बाकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए 45 देखिए। यहाँ पे 2 मून्स के नाम लिखे हैं। पहला है निक्स और दूसरा है हाइड्रा। पूछा गया है ये किस प्लेनेट के मून्स हैं? प्लूटो के ये मून्स हैं। अब तो ये प्लेनेट रहा नहीं है, ये खुद एक ड्वार्फ प्लेनेट है। ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौना ग्रह। तो यहाँ पे नेक्स्ट याद रखें, हाइड्रा याद रखें, और एक और याद रखें, चारोन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में देखा गया यूपीपीसीएसआरओ में और पीसीएस प्री में। चारोन ये भी प्लूटो का मून है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा प्लेनेट ऐसा है जिसके उपग्रह सबसे ज़्यादा संख्या में है, तो जुपिटर लगाएंगे या फिर सैटर्न लगाएंगे? सनी लगाएंगे आप। सनी के जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, वो 83 हैं, बट 83 कन्फर्म्ड नहीं है। कन्फर्म जो है वो 63 है। ठीक है, क्लेम 83 का किया जाता है। और वही अगर जुपिटर की बात करें, बृहस्पति की बात करें, तो कन्फर्म जो है वो 57 है और क्लेम किया जाता है 80 का। और यहाँ पे शनि के बारे में पढ़ें तो इनके मून्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइटन है जो बड़ा फेमस है, दूसरा जो मून है इसका इंसेलेडस, इंसेलेडस। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना। तीसरा इंपॉर्टेंट जो मून है सैटर्न का, उसका नाम है टेथिस, टेथिस। ये 3 आपको नाम याद रखना है। अब मार्स का बताइए जल्दी से। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस, डीमोस। जानते होंगे सब तो आप लोग। और यहीं पे जल्दी से आप जुपिटर के भी रिवाइज कर लीजिए। जुपिटर, जुपिटर के बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट हैं। एक का नाम है यूरोपा, याद आ रहा, यूरोपा। दूसरे का नाम है जो सबसे बड़ा है, गैनीमेड। और तीसरा याद रखना है आपको, सेलेस्टो। ठीक है, सेलेस्टो। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून किस ग्रह का है, तो जुपिटर आंसर हो जाएगा। अगर उसका नाम ही पूछ लिया कि उस सैटेलाइट का नाम बताइए, मून का नाम बताइए, तब आपको गैनीमेड याद रखना है। ठीक है, गैनीमेड ये लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। दूसरा सबसे बड़ा मून है टाइटन, जो सैटर्न का मून है, ये दूसरे स्थान पर है।
और तीसरा है सेलेस्टो, ये तीसरे स्थान पर। फिर यूरोपा का नंबर आता है चौथा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है सोलर सिस्टम से। हो जाएगा, आसान है, आप ज़्यादातर तो इसमें जानते ही होंगे। चलिए 46 देखिए। 46 में यहाँ पे ओशियानिक करंट के बारे में पूछा है, धाराओं के बारे में पूछा है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार कर चुके हैं, आपको मैपिंग के साथ मैंने कराया था और हम लोगों ने सीखा था कि जो कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न हिस्सा है, पश्चिमी जो कोस्ट है, वहाँ पे जो धाराएं बहती हैं वो किस तरह की धाराएं रहती हैं। पश्चिम साइड जो बहती हैं वो कोल्ड करंट होती हैं और पूर्वी भाग में यानी पूर्वी कोस्ट में जो धाराएं बहती हैं वो वार्म करंट होती हैं, गर्म जल धाराएँ होती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखिए ये पश्चिमी कोस्ट हुआ और ये पूर्वी कोस्ट हुआ। कोल्ड करंट कहाँ पे बहती हैं? वेस्टर्न कोस्ट में। और वार्म करंट कहाँ पे बहती हैं? ईस्टर्न कोस्ट पे। और यहाँ पे कौन सी धारा है? बेंगुला, है ना। बेंगुला कैसी धारा है? ये कोल्ड करंट है। और जो वेस्ट साइड में है यहाँ पे कौन सी धारा है? यहाँ पे अगलुहास है ना। मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे रेड से लिखा हूँ तो ये वार्म करंट है, गर्म जलधारा है। इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। अब यहाँ पे जो बी ऑप्शन में देखिए पेरू करंट लिखा है, इसको पेरुवियन करंट बोलते हैं ना, और इसी को हमबोल्ट भी बोलते हैं, हमबोल्ट करंट, ये नाम याद रखना। और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, ये यहाँ पे बहती है, तो कैसी करंट होगी? ये कोल्ड करंट होगी। और सागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। और गल्फ स्ट्रीम आप देखते हैं मैक्सिको के पास, अटलांटिक ओशियन में, लेकिन कौन सा अटलांटिक? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। मुझे समय मिलेगा तो मैं मैप लगा दूंगा। ये वार्म करंट है, तीसरे ऑप्शन में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया लिखा है, तो पश्चिमी लिखा है तो आप हिंद सागर तो आराम से लगा लोगे, इंडियन ओशियन। और ये जो वेस्टर्न एयर करंट है, पश्चिमी वायु प्रवाह है, ये पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा, ये मिला लेना, ठीक है, आसान सा है। यहाँ पे पेरिवियन करंट को प्रशांत महासागर से मिला दीजिए, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1। तो यहाँ पे आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, और डी का 4 देख ही लिया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर लेंगे। चलिए 47 देखिए। 47 में यहाँ पे पेयर बताना है कौन सा गलत है। ये सारी लेक्स हम लोग मैपिंग में कर चुके हैं। रेड लेगून जो है ये बोलीविया, करेक्ट मैच है। रेंडियर झील कनाडा, सही है। मैंने आपको एक एनिमेशन वीडियो बनाया था नॉर्थ अमेरिका की, जितनी भी लेक्स थी उन सारी लेक्स को बताया था। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो देख लेना, 2-3 मिनट का वीडियो है। 5 फ्लावर लेक, इसको पूछा जा चुका है, ठीक है। 5 फ्लावर लेक ये अमेरिका की नहीं है, ये चाइना की है। ग्रेट स्लेव लेक कनाडा, सही है। गलत पूछा था, सी सही है। इसके बारे में हम लोग परिचित थे, इसके बारे में भी हम लोग नॉर्मली परिचित रहते हैं। हम लोग के लिए नया कौन है? रेड लेगून, हो सकता है आपको पता हो। और 5 फ्लावर झील, इसको भी जल्दी पढ़ते नहीं हैं, तो ये दोनों याद रखें, ये बोलीविया और 5 फ्लावर झील ये चाइना। चलिए 48 में है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो एक चीज़ तो यहीं से सीख लिया आपने, पिग्मी कहाँ की? ये जो मूलभूत ट्राइब है, ओरिजिनल ट्राइब है, अफ्रीका की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहती है। और ये ट्राइब उसी क्षेत्र में रहती है जहाँ पे इंसान को अनुकूल स्थिति नहीं मिलती है जीने के लिए, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, यानी विषुवत रेखीय प्रदेश में ये निवास करती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बताइए बिलोंग कौन करता है इस क्षेत्र से? पिग्मी निवास करती है कॉन्गो में, और इनके जो घर होते हैं ये पेड़ों पर होते हैं, पेड़ों पर इनकी झुग्गियाँ बनी रहती हैं। पेड़ों पर जो इनका घर होता है, झोपड़ियाँ होती हैं, उनका नाम भी एक बार पूछा गया है प्रश्न में, उसका नाम आप लोग याद रखें, मोंगुलस। मोंगुलस, सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, मोंगुलस ये क्या है, तो लगा देना झोपड़ियाँ, पिग्मी। चलिए एक होमवर्क कीजिए, जामेजी रिवर पर एक बहुत फेमस डैम है, इस डैम का नाम बताइए। इसकी खास बात क्या है? खास बात मैं बता दे रहा हूँ, मैन मेड है, मैन मेड डैम है, बताइएगा। नेक्स्ट में पूछा गया है यहाँ पे फूड चेन के बारे में पूछा है। इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा 1 डायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी का लॉस होता रहता है, ठीक है। अपर लेवल में जाएंगे तो एनर्जी का लॉस होता रहता है।
एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो केवल और केवल 10% होती है। 8-10% रूल हम लोग जानते हैं। बाकी 90% जो एनर्जी होती है वो डिसिपेट हो जाती है, बेकार हो जाती है। पिरामिड की अगर बात करें तो हम लोग एनर्जी का पिरामिड पढ़ते हैं, हम लोग नंबर का पिरामिड पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ बायोमास का यानी जैव भार का भी पिरामिड पढ़ते हैं। ये चीज़ें सीखी थी ना, जिसमें से बायोमास के पिरामिड में हम लोगों ने सीखा था कि स्थल पे जो पिरामिड बनता है बायोमास का वो हमेशा सीधा बनता है, और अगर एक्वेटिक की बात करें, जल की बात करें, तो जलीय इकोसिस्टम में बायोमास का जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको बायोमास के पिरामिड के बारे में। कर लेंगे तो यहाँ पे फूड चेन बता दीजिए जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है। कौन यहाँ पे उत्पादक हैं, कौन यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, कौन सेकेंडरी है, कौन टॉप प्रीडेटर है। तो ये तो बहुत छोटी सी खाद्य श्रृंखला है। घास हो गया, फिर टिड्डा हो गया, टिड्डा को खाने वाला मेढक हो गया, मेढक को सांप खा जाता है। ठीक है, भी सही है। चलिए 50 कीजिए। 50 देखिए, 50 में पूछा है यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है या फिर पाए जाते हैं। तो केवल ट्रॉपिकल जोन में तो नहीं पाए जाते हैं, ये हाई लैटिट्यूड पे भी पाए जाते हैं। ध्यान रखना है आपको, सिर्फ ट्रॉपिकल जोन में नहीं पाए जाते हैं, ये हाई लैटिट्यूड पे भी पाए जाते हैं। बाकी ये जो हॉटस्पॉट लिखा है इसका मतलब आप लोग जानते हैं ऐसा क्षेत्र जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, विविधता बहुत ज़्यादा हो स्पीसीज़ की। कैसी स्पीसीज़ की? फ्लोरा भी हो सकती है, ये फौनल भी हो सकती है, वनस्पति जगत भी हो सकती है, और जंतु जगत भी हो सकती है, और साथ में एंडेमिक स्पीसीज भी होना चाहिए। एंडेमिक स्पीसीज भी होना चाहिए। एंडेमिक का मतलब है वहाँ की जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं। पहली कंडीशन आप लोगों ने क्या देखी? वहाँ का जोन डाइवर्स होना चाहिए फ्लोरल स्पीसीज़ में और फौनल स्पीसीज़ में। दूसरी कंडीशन है वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज भी होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है ये संकटग्रस्त होना चाहिए। ठीक है, ये संकट में हो। भारत में कितने हॉटस्पॉट जोन है? 4 जोन हम लोग पढ़ते हैं। पहला कौन सा जोन है इसमें? इन 4 में पहला कौन है? ईस्टर्न हिमालय। यहाँ पे ध्यान रखना है पूर्वी हिमालय है लेकिन पश्चिमी हिमालय हॉटस्पॉट नहीं है। इसके अलावा आप आ जाओ वेस्टर्न घाट पे, ये वेस्टर्न घाट दूसरा हॉटस्पॉट हो जाता है। तीसरा हॉटस्पॉट बनता है भारत और म्यांमार की जो बॉर्डर है ये वाला क्षेत्र, भारत म्यांमार सीमा। और चौथा जो हॉटस्पॉट है उसे बोलते हैं सुंडालैंड। सुंडालैंड में ही अंडमान और निकोबार आता है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, यहाँ पे केवल लिखा हुआ था इस वजह से गलत हो गया। दूसरे में लिखा है हॉटस्पॉट 4 हैं, इतनी बात ठीक है, लेकिन कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय सही है, लेकिन पश्चिमी हिमालय नहीं है, ये गलत कर देता है इस स्टेटमेंट को। पश्चिमी घाट ये ठीक है, और अंडमान निकोबार ये भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दोनों गलत हैं। यहाँ पे सही पूछा था, डी ऑप्शन सही है, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए 51 देखिए। 51 ने पूछा है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? हम लोग यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, है ना। कार्बन क्रेडिट का जब भी नाम आता है क्योटो प्रोटोकॉल जरूर माइंड में आता है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट की शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल से ही हुई है। ये क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम करने के लिए। और आसान भाषा में बात करें तो कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए। तो जो भी कंट्री ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम रिलीज करती है, कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करती है, उस कंट्री को कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इसके सिलसिले में। बाकी यहाँ पे पूछा क्या है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? सीख लिया हम लोगों ने, क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किसके लिए? ये ओजोन लेयर से संबंधित है। क्योटो एक जगह है जापान की, और मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा की। ठीक है, चलिए 52 देखिए। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अगर पेड़ों की कटाई होती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? पहला क्वेश्चन पढ़िए, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, बिल्कुल ये अफेक्ट होगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जैव विविधता की भी हानि होगी, लॉस होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। और जब पेड़ नहीं रहेंगे तो उनकी जड़ें सॉइल को बांध नहीं पाएंगी, यानी सॉइल का इरोजन भी होगा, ये भी करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में लिखा है
नगरीकरण, नगरीकरण होने से तो पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ों की कटाई होने से नगरीकरण नहीं होता है। यानी ये जो नगरीकरण है ये डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव नहीं है, कारण है। समझ में आ रहा है ना? बी ऑप्शन सही है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कीजिए। 53 में पूछा है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में। इस नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, राजीव गांधी नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 54 में चीतों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया? ये तो करंट का क्वेश्चन है। 8 चीतों को रखा गया है, कान्हा में, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 8 में से 5 फीमेल है ना, मादा चीता है, और 3 जो हैं वो मेल हैं। ये कहाँ से लाए गए हैं? ये नामीबिया से लाए गए हैं। ये तो काफ़ी चर्चा में था, है ना, नामीबिया, ये भी ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन बताइए, होमवर्क है। एक डेजर्ट है, नाम मिलता जुलता है नामीबिया से, उसका नाम है नामिब। यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, नामिब। ये कहाँ पे है? इसी कंट्री में क्या? वेरीफाई करके बताना। नामिब डेजर्ट। चलिए 55 देखिए। 55 में पूछा है निम्न में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हवा में सीधे मिल जाते हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, और जब यही प्राइमरी पॉल्यूटेंट वातावरण में जो भी एलिमेंट हैं, वातावरण में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो पॉल्यूटेंट बनते हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। जैसे जो डायरेक्टली हवा में मिल जाते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड हम लोग पढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ते हो ना, एसिड ट्रेन में पढ़ते हो। लेकिन जो हम लोग स्मोक पढ़ते हैं, कुहारा पढ़ते हैं, कुहासा पढ़ते हैं, ओजोन पढ़ते हैं, इसके बाद PAN पढ़ते हैं। PAN मतलब पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्मोक लिखा है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। PAN अभी देख लिया आपने, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ओजोन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि किसी के रिएक्शन के बाद ओजोन बन रही है। तो यहाँ पे पूछा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 56 देखिए। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में से किस एक नदी का नाम इरावती है? इरावती पुराना नाम है राप्ती रिवर का, ठीक है, राप्ती रिवर का। और राप्ती रिवर ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है किसकी? सरयू रिवर की। राप्ती रिवर को गोरखपुर का शोक बोला जाता है, ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं। राप्ती रिवर को गोरखपुर का शोक बोला जाता है, सी करेक्ट आंसर है। चलिए 57 देखिए। उत्तर प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक भूमिका किसकी है? यहाँ पे पूछा गया है टोटल इरिगेटेड एरिया में मैक्सिमम रोल किसका है? नहरों से सिंचाई ज़्यादा होती है, या फिर कुएं नलकूप से होती है, टैंक सिंचाई होती है, किससे होती है? तो भाई उत्तर प्रदेश को नहरों का राज्य तो बोला नहीं जाता है ना, यहाँ पे इतनी सारी नहरें भी नहीं है। नहरों का रोल बस 15.2% है, लगभग 15% याद रखें। जो भी यूपी में सिंचाई हो रही है, ज़्यादा रोल जो है वो ट्यूबवेल्स का है। जिन कुओं में पानी है, ठीक है, जो कुएं सूख गए उसी कुएं में ट्यूबवेल्स कर दिए गए। जो कुआं खाली हो जाता है इसी कुएं में ट्यूबवेल्स कर दिया जाता है। ईजी भी होता है, पानी भी जल्दी निकल आता है। 150 फुट गड्ढा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 50 फुट पे ही निकल जाता है, 70 पे निकल जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 58 देखिए। 58 में पूछा है कहोम का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? जो देवरिया के होंगे वो तो अच्छी तरीके से जान रहे होंगे, देवरिया में कहोम का मंदिर है। चलिए 59 देखिए। निम्नलिखित कलाकारों में से किस एक का संबंध लखनऊ घराने से? इसको तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, बिस्मिल्लाह खां, शहनाई के एक्सपर्ट, शहनाई। यहाँ पे मेरा टैबलेट टूटा हुआ है इसलिए आवाज़ आ रही होगी, पेंसिल लिखने में स्क्रीन टूटी हुई है एक्चुअली, तो इसको मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, नहीं तो ये पेंसिल की टिप जो है वो कट जाएगी। बिस्मिल्लाह खान बनारस घराने से बिलोंग करते थे, ठीक है। जबकि लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और बेगम अख्तर ये लखनऊ घराने से, ठीक है, ये लखनऊ घराने से। तो यहाँ पे क्या पूछा था, लखनऊ घराने से बिलोंग कौन नहीं करता है, तो डी सही हो जाएगा। लच्छू महाराज कत्थक, बिरजू महाराज कत्थक, बेगम अख्तर ये गज़ल गायिका हैं। चलिए 60 देखिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन,
और यूपी स्पेशल में इन सब क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है, तो उनको तो यार रट के रखिए। 1976 यह है कहाँ पे? लखनऊ में। 61 में पूछा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? भारत माता मंदिर बनारस में है। इस मंदिर में कोई देवी देवता नहीं बैठे हैं, इस मंदिर में भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे को बनाने वाले जो इंसान थे, शिल्पकार थे, उनका नाम था बाबू शिव प्रसाद गुप्त। इनका भी नाम याद रखना, अगर कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ लेगा। 62 में क्या है? यहाँ पर 62 में पूछा गया उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक उपवन एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में बताइए। उपवन यानी रिलीजियस पार्क के बारे में पूछा जा रहा है। बेरिया समाया जो है ये बहराइच में है, ये सही मैच है। ये जो दूसरा है झलीधाम गोंडा में है, ये भी करेक्ट है। परमहंस कुटी ये चंदौली में नहीं है, ये बहराइच में है। ठीक है, बहराइच में। और पृथ्वीनाथ जो रिलीजियस पार्क है ये गोंडा में है। गलत पूछा था तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बाकी को मैं रेज कर दे रहा हूँ। चलिए 63 में पूछा है सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? सहारनपुर में। मेरठ में BR अम्बेडकर एयरपोर्ट है, कानपुर में चकेरी जानते हैं हम लोग, कल्याणपुर एयरपोर्ट भी है, और गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट। हिंडन के नाम से रिवर भी है एक, है ना। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए 64 देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका तो अभी शिलान्यास भी हो चुका है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में शिलान्यास हुआ था, पुराना क्वेश्चन है खैर करंट का। चलिए 65 देखिए 65 में पूछा है निम्नलिखित स्थानों में से किसे जैन तीर्थ कहा जाता है? बनारस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? बनारस में 4 जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थल है ना, जन्म स्थल है, इसलिए बनारस को जैन तीर्थ कहते हैं। डी सही। और इन 4 में से एक का नाम तो याद रखिए, पारसनाथ जन्मस्थली बनारस। और झांसी रानी की भी जन्मस्थली बनारस ही थी। ठीक है, कीजिए इतना कीजिए, 65 कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।